Hello everyone. So we were discussing chapter number 18 of M. Lakshmikant, that is the president. Until now we have discussed some power of the presidents, and now we are going to discuss the veto power of the president. Okay. So अगर कोई बिल पार्लियामेंट से पास होता है तो एक्ट ये तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, हम सभी को पता है, ठीक है। जब ये बिल प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि वो अपना एसेंट दे दें और वो जो बिल है वो एक्ट बन जाए सीधा सीधा। दूसरा कि वो अपना एसेंट विदहोल्ड कर लें, ठीक है। विदहोल्ड कर लें मतलब वो ना हाँ बोले ना बोलें, अपने पास रखें बस बिल, ठीक, ओके। ही सी में रिटर्न द बिल इफ़ इट इज़ नॉट बिल। देखो वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल के केस में वो रिटर्न नहीं कर सकते। किस लिए? कि पार्लियामेंट आप इसको दोबारा रिकन्सीडर करो इस बिल को। अगर दोबारा पार्लियामेंट उस बिल को पास कर देती है, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ या विदाउट अमेंडमेंट के साथ, तब प्रेसिडेंट को अपना सेंट देना ही होगा, ठीक है। अब देखिए, दस द प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो पावर ओवर द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास अगर जो बिल पार्लियामेंट से पास होता है, कि वो अपना चाहे तो अपना असेंट ना दे, ठीक है, या अपना एसेंट दे दे। चाहे तो मतलब विदहोल्ड पर रखे एसेंट को या अपना एसेंट, ठीक है। तो वीटो कौन सा हुआ इसमें? तो वो अपना एसेंट विदहोल्ड करके रख सकता है, मतलब वो चाहे तो हाँ ना बोले, अपने पास ही बिल रखे रहे। द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज ए टू फोल्ड। अब इसका मतलब क्या है कि इससे कहीं ना कहीं जो हैस्टी लेजिस्लेशन है, कि जल्दबाजी में कोई लेजिस्लेशन बना दिया गया, इलेक्शन वगैरह आ रहा हो तो, ठीक है, या कोई ऐसा लेजिस्लेशन हुआ जिस पे अच्छे से विचार विमर्श ही नहीं किया गया है पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक, तो उसको कहीं ना कहीं ये शो ऑफ करता है, चाहे तो अपने वीटो पावर का यूज करके, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कोई लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट ऐसा बनाना चाह रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उस पर भी प्रेसिडेंट जो है वो अपना वीटो यूज़ कर सकता है, ठीक है। मतलब वो उस बिल को विदहोल्ड कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो लेजिस्लेशन पास हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर जो लेजिस्लेशन पास हुआ है बहुत जल्दबाजी में पास हो गया है और उस पर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया है, ठीक है। द वीटो पावर इंजॉय बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट। देखो अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें ना मॉडर्न स्टेट्स में, तो वीटो पावर को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला एब्सोल्यूट वीटो, कि एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब हुआ कि विदहोल्ड पर रख दे किसी लेजिस्लेशन को, ठीक है, मतलब असेंट ही ना दे उसको। सेकंड हुआ क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो में ये होता है कि मान लो जो प्रेसिडेंट है उसने असेंट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन दोबारा लेजिस्लेचर क्या करे, उसको उससे ज़्यादा मेजोरिटी के साथ पास कर दे, तब प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या हुआ कि विच कैन बी ओवर रिटन बाई लेजिस्लेचर विथ एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ठीक है। ऑर्डिनरी मेजोरिटी से दोबारा पास करके जो ये वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक। फोर्थ है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो कि कोई एक्शन ही ना ले जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के थ्रू, ओके, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। ऑफ द 4 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विथ 3 एब्सोल्यूट वीटो है, मतलब कि वो बिल को विदहोल्ड कर ले, उस पर एसेंट ही ना दे। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, कि सस्पेंसिव वीटो में कि पार्लियामेंट चाहे तो दोबारा उसी बिल को पास करके विद सिंपल मेजोरिटी ओवरराइड कर सकती है जो प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड कर रखा है, ठीक। और तीसरा है पॉकेट वीटो, जो हम बात कर चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई एक्शन ही ना ले, ठीक। इंडिया के केस में क्वालिफाइड वीटो का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम बात कर चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इन 3 वीटो को डिटेल्स में समझते हैं कि कहाँ पे ये अप्लाई होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो की बात करें तो बेसिकली हुआ कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना असेंट को विदहोल्ड कर ले, ठीक है, कोई बिल पास हुआ उस पर अपना असेंट ना दे, विदहोल्ड करके रखे अपने असेंट को,
मतलब ना बोले ना हाँ बोले, ठीक। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एक्ट, ठीक है। विदहोल्ड कर लिया अपने एसेंट को, उसके बाद बिल जो हो खत्म हो जाएगा, वो एक्ट ही नहीं बन पाएगा, इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर ले एसेंट को और जो बिल है वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। किस किस केसेस में? बेसिकली 2 केसेस में एब्सोल्यूट वीटो है प्रेसिडेंट के पास। पहला है कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल हो, ठीक है, जो किसी मिनिस्टर के थ्रू ना पास हुआ हो, ठीक। सेकंड है कोई गवर्नमेंट बिल हो जब उस टाइम जब कैबिनेट, ठीक है, जैसे बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, बट एसेंट प्रेसिडेंट के एसेंट से पहले कैबिनेट जो है वो रिजाइन कर गई हो, इस केस में भी एब्सोल्यूट वीटो का पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो पहला, प्राइवेट मेंबर बिल्स पे एब्सोल्यूट वीटो का पावर है प्रेसिडेंट के पास। दूसरा, कि गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट ने है किसी बिल को पास कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है। पास करने के बाद जो पार्लियामेंट है वो अपनी मेजोरिटी लॉस कर देती है, ठीक है, रिज़ाइन कर देती है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपने एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ कर सकता है। 1954 में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, अपना असेंट विदहोल्ड कर लिया था पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पे, ठीक है। बिल जो है पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ था उस टाइम पे जब पेप्सू जो स्टेट था वहाँ प्रेसिडेंट रूल था, बट जब प्रेसिडेंट के सामने इस बिल को प्रेजेंट किया गया ना फॉर हिज असेंट, तो प्रेसिडेंट रूल रिवोक कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो आगे 1991 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन थे उस टाइम, तो इन्होंने अपना जो बिल को विदहोल्ड कर लिया था। किस बिल को? सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल, ठीक है। बिल क्या हुआ, पार्लियामेंट से पास हो गया और उस दिन लास्ट डे था डिस्कशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा का, ठीक है, कि मतलब ये लास्ट डे था किसी लोकसभा का, उसके अगले दिन लोकसभा डिसोल्यूशन होने वाला था, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट का जो है उसका प्रीवियस रिकमेंडेशन भी नहीं लिया गया था, ठीक है। तो 19 आर वेंकटरमन उन्होंने अपना जो पावर है उसे विदहेल्ड रखा, मतलब उन्होंने बिल को अप्रूव नहीं किया, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं। पेप्सू वाला तो बहुत क्लियर है, सेकंड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सस्पेंसिव वीटो का कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो प्रेसिडेंट ये वीटो कब एक्सरसाइज करता है कि देखो प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, प्रेसिडेंट ने उसे दोबारा भेज दिया पार्लियामेंट के पास कि आप इसको रिकन्सिडर करो, ठीक है। अगर पार्लियामेंट उसे दोबारा पास करता है, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ पास करे या विदाउट अमेंडमेंट के साथ पास करे, और प्रेसिडेंट के पास अगेन भेज दे, तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही होगा, ठीक है। यही है सस्पेंसिव वीटो वाला, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट की वीटो है उसे दोबारा पास करके सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ओवरराइड किया जा सकता है, यही है सस्पेंसिव वीटो। एज मेंशन अर्लियर, द प्रेसिडेंट डज नॉट पोसेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में रिकंसीडर करने के लिए भेज ही नहीं सकता प्रेसिडेंट, तो इस केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं है। मनी बिल के केस में सस्पेंसिव वीटो नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज हर असेंट टू द मनी बिल और विदहोल्ड हिज हर असेंट। देखो मनी बिल के केस में उसे अपना असेंट देना पड़ेगा या अपना असेंट विदहोल्ड कर ले, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता फॉर रिकन्सिडरेशन। जनरली क्या होता है कि जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट के प्रायर जो पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन लेके इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जनरली प्रेसिडेंट असेंट दे देता है, ठीक। अब बात करते हैं पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो की बात करें तो इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ना तो रेटिफाई करता है बिल को, ना रिजेक्ट करता है और ना ही रिटर्न करता है। ये सिंपली क्या करता है, बिल को पेंडिंग पे रख देता है फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बिल को वैसे को वैसे रख दिया फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये पावर जो प्रेसिडेंट का है, जिस केस में प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए रख देता है बिल को, सिर्फ उस बिल को कहते हैं, उस पावर को कहते हैं, उस वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब इन टाइम लिमिट। देखो प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट ही नहीं फिक्स की है कि कितने समय में जो प्रेसिडेंट है वो अपना असेंट देगा किसी बिल पे। यूएसए की बात करें तो प्रेसिडेंट को रिटर्न करना पड़ता है बिल फॉर कंसिडरेशन विद इन 10 days, ठीक है।
इसका मतलब ये हो कि जो इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो है ना, वो बिगर है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट इनफाइनाइट पीरियड के लिए रख सकता है, लेकिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो केवल 10 दिनों तक रख सकता है। 1986 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जेल सिंह थे, ठीक, उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का यूज किया था एक बिल के अगेंस्ट में, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के। ठीक है, बिल क्या हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास किया, जिसका काम क्या था कि वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। ठीक है, इसीलिए इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। 3 ईयर्स बाद 1989 में जब नए प्रेसिडेंट आए आर वेंकटरमन, तो उन्होंने दोबारा बिल को भेजा रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी उस टाइम 1989 में, उन्होंने बिल को ड्रॉप कर दिया। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, तो प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे कोई बिल वीटो पावर नहीं है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया है प्रेसिडेंट को कि भैया आपको अपना असेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब देखो, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है स्टेट लेजिस्लेशन के पास। जैसे क्या होता है ना कि गवर्नर जो होता है वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है। अब यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेशन आल्सो। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन के केस में भी प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। मान लो कि कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है, इसको एक्ट बनने के लिए गवर्नर का असेंट की जरूरत होती है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के असेंट की, अगर गवर्नर जो है रिजर्व कर देता है उस बिल को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। अब जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है और गवर्नर के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक, तो गवर्नर के पास कुछ पावर होता है, 4 अल्टरनेटिव पावर होता है। अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास 4 पावर होता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल को पास करता है, गवर्नर के सामने रखता है, ये पावर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है। जैसे गवर्नर चाहे तो अपना असेंट दे दे बिल को, बिल एक्ट बन जाएगा। गवर्नर चाहे तो अपना असेंट विथहोल्ड कर ले। ठीक, अगर गवर्नर चाहे तो रिटर्न कर दे बिल को, अगर मनी बिल नहीं है फॉर रिकन्सिडरेशन। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा पास कर देता है तो फिर उसे असेंट देना ही होगा। चौथा है कि वो चाहे तो बिल को रिजर्व कर सकता है, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अब देखो, प्रेसिडेंट के पास 3 ही अपॉर्चुनिटी थी, इसके पास एक चौथा भी है कि चाहे तो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, अगर जब बिल जो है रिजर्व कर दिया जाए गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास बेसिकली 3 पावर होता है। वो उस बिल को असेंट दे दे, बिल एक्ट बन जाए, वो अपना असेंट जो है विथहोल्ड कर ले प्रेसिडेंट। तीसरा केस है कि वो चाहे तो गवर्नर को डायरेक्ट कर दे कि आप बिल को रिटर्न करो फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर मनी बिल नहीं है तो। अब दोबारा अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसी बिल को पास कर देता है, चाहे किसी अमेंडमेंट से या विदाउट अमेंडमेंट के, और दोबारा प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेकंड टाइम भी असेंट देता है बिल को कि नहीं देता है। पार्लियामेंट के बिल में उसे असेंट देना ही होगा, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को जरूरी नहीं है कि सेकंड इंस्टेंस में प्रेसिडेंट अपना असेंट दे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के वीटो पावर को। ठीक है, फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब इन टाइम लिमिट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कोई टाइम लिमिट भी नहीं प्रिस्क्राइब किया है कि इतने समय में प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा उस बिल पे जो गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के रिजर्व रखी गई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो पॉकेट वीटो एंजॉय करता है स्टेट लेजिस्लेशन पर भी। ठीक है, अब वीटो पावर के एक ग्लांस ले लेते हैं अगर हम। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेशन स्टेट लेजिस्लेशन के केस में जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है उसका कंपेरिजन करते हैं। देखो, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पास होता है, ठीक, तो प्रेसिडेंट इसे रेटिफाई कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है। ठीक, स्टेट लेजिस्लेशन अगर पास होता है किसी ऑर्डिनरी बिल पे, ठीक, तो रेटिफाई कर सकता है, मतलब अप्रूवल दे सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है प्रेसिडेंट। बेसिकली ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेशन चाहे स्टेट लेजिस्लेशन हो, जो प्रेसिडेंट का वीटो पावर है वो सेम है।
अब मनी बिल के केस में अगर बात करें तो इसमें क्या है कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेशन में हुआ है अगर मनी बिल पास, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने अगर मनी बिल पास किया है तो उस केस में वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास क्या होगी कि वो रेटिफाई करेगा, बिल को दे देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा बिल को, बट रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा नहीं भेज सकता। ठीक है, हम जानते हैं प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट के केस में अगर वो मनी बिल है। ठीक, अब स्टेट लेजिस्लेशन के केस तो मनी बिल मान लो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा गया थ्रू गवर्नर, तो प्रेसिडेंट अपना रेटिफिकेशन दे सकता है कि हाँ भैया बिल ठीक है पास हो गया। सेकंड है कि वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक, बिल को रिजेक्ट कर सकता है बट यहाँ पे भी रिटर्न नहीं कर सकता, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो इसमें क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है तो प्रेसिडेंट को अपना जो अप्रूवल है देना ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्टेट लेजिस्लेशन में तो इंट्रोड्यूस ही नहीं सकता, तो यहाँ पे वीटो पावर की कोई बात ही नहीं उठती। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल पावर देता है प्रेसिडेंट को कि जिस टाइम, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में ना हो उस टाइम ये चाहे तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, बेसिकली लॉ मेकिंग बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो उस लॉ की सेम वैल्यू होगी जो किसी पार्लियामेंट के एक्ट की होगी, बट ये टेम्परेरी लॉ होता है, मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, जबकि जो पार्लियामेंट बनाता है वो परमानेंट होता है। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। ठीक है, ये पावर इसे इसलिए दी गई है ताकि जो अनफॉर्सीन या अर्जेंट मैटर है उससे डील कर सके, लेकिन इस पर कुछ 4 लिमिटेशन भी हैं। कौन कौन से हैं कि ये तभी ऑर्डिनेंस प्रोमुलेगेट कर सकता है जब दोनों हाउस पार्लियामेंट की सेशन में ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक हाउसेस सेशन में ना हो, क्योंकि कोई भी बिल अप्रूव तो दोनों हाउसेस से ही होगा। ठीक है, तो चाहे दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या कोई एक हाउस भी सेशन में ना हो, तब जो ये प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलेगेट कर सकता है। ठीक है, अब जो ऑर्डिनेंस ये करेगा ना, इशू करेगा, ठीक, एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड व्हेन ओनली वन हाउस इन सेशन बिकॉज लॉ कैन बी पास बाय बोथ द हाउसेस, हमने बात कर लिया। ठीक है, एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन। देखो, अगर मान लो इसने किसी ऐसे टाइम पे ऑर्डिनेंस बनाया जब दोनों हाउसेस सेशन में थी, तो वो ऑर्डिनेंस वॉइड माना जाएगा, मतलब नल एंड वॉइड, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट पैरेलल। देखो, जो प्रेसिडेंट की पावर है ना टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस, ये पार्लियामेंट के पैरेलल पावर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट भी सेशन में है और आप ऑर्डिनेंस भी इशू कर रहे हो। ठीक है, अगर जब पार्लियामेंट सेशन में होती उस टाइम भी अगर आप ऑर्डिनेंस कर पाते, इशू कर पाते, तब आपकी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसे पावर ऑफ लेजिस्लेशन के पैरेलल माना जाता है। ठीक है, ये था पहला लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या कहता है कि ये तभी ऑर्डिनेंस बना सकता है ना जब इसको लगता है कि ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया है जहाँ पे लॉ मेकिंग ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है। कूपर केस 1970 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन, जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है ना कि हाँ नेसेसरी कंडीशन थी इसी वजह से ऑर्डिनेंस बनाया जाना ज़रूरी है, उसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे कि भाई इंटेंशन ठीक नहीं था आपका इशू करने में ये ऑर्डिनेंस। दिस मीन्स दैट द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस कैन बी क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है ऑर्डिनेंस पे उसे क्वेश्चन किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कि भैया प्रेसिडेंट आपने एक हाउस को प्रोरोग कर दिया था ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, या फिर आपने दोनों हाउस को डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के प्रोमोलगेट कर दिया ताकि आप ऑर्डिनेंस इशू कर पाओ। ठीक है, किसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे, सो एज टू बाईपास द पार्लियामेंट्री डिसीजन एंड देयर बाय सर्कमेंटिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। आपने कहीं ना कहीं जानबूझकर दोनों हाउसेस को रिसफल कर दिया या एक हाउसेस को रिसफल कर दिया ताकि आप ऑर्डिनेंस बना पाओ किसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे। ठीक है, ताकि आप पार्लियामेंट का जो डिसीजन है ना उसको बाईपास कर लो ऑर्डिनेंस के थ्रू। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल होगा, कॉन्क्लूसिव होगा और ये जुडिशियल रिव्यूज पे नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस के केस में।
बट 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहा कि भैया जो ये ठीक है, जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है ना, इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, 38 ने क्या कहा कि फाइनल होगा प्रेसिडेंट का डिसीजन, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने चेंजेस किए कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है ना, उसे भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। ठीक है, तो 2 लिमिटेशन हो गए। तीसरा लिमिटेशन क्या है कि इसका ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है वो कहीं ना कहीं सेम ही है लॉ मेकिंग पावर की तरह, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे ड्यूरेशंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एग्जेंसिव एज रिगार्ड ऑल मैटर एक्सेप्ट, देखो सारे मैटर में ये लॉ मेकिंग की तरह ऑर्डिनेंस है, बट ये ड्यूरेशन जो है इसका ये टेम्परेरी होता है, इसी वजह से थोड़ा डिफर करता है ये लॉ मेकिंग से, विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसका 2 इम्प्लीकेशन हो सकता है कि अब देखो इस स्टेटमेंट जो हम पढ़े ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एग्जिस्टेंस एज रिगार्ड टू ऑल मैटर एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डिनेंस जो है ना केवल उन्हीं सब्जेक्ट पे इशू किया जा सकता है जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। सेकंड, कि जो ऑर्डिनेंस है ना वो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन के अधीन है। ठीक है, जिस तरह कोई पार्लियामेंट का एक्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डिनेंस आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओवरराइड कर दो। ठीक है, जैसे लॉ मेकिंग या कोई एक्ट जब पार्लियामेंट बनाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर में होकर बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के अंडर में होकर बनाता है, उसी तरह ऑर्डिनेंस भी है। ठीक है, हैंस एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, का मतलब यह हुआ कि जो ऑर्डिनेंस भी है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता, जैसे कि कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं ले सकता। ठीक, अब 4th एक्सेप्शन की बात करें, एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर, मान लो कि कोई ऑर्डिनेंस इशू किया गया जब पार्लियामेंट जो थी वो रेसेस में थी, तो जब दोनों हाउस रिसेंबल होती हैं तब इन दोनों हाउसेस के सामने उसको रखा जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों हाउसेस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर देती हैं तो ये एक्ट बन जाएगा। अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है, ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा ऑपरेट करना। ठीक है, कितने टाइम बाद? 6 वीक पार्लियामेंट के असेंबली के बाद। मान लो कि पार्लियामेंट रेसेस में थी, ऑर्डिनेंस पास हुआ, पार्लियामेंट फिर दोबारा आती है सेशन में। अब पार्लियामेंट चाहे, अब देखो जो पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तो ये एक्ट बन जाएगा, अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तो विद इन 6 वीक ये ऑर्डिनेंस जो था वो खत्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस में आल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन प्रिस्क्राइब 6, देखो 6 वीक से पहले भी खत्म हो सकता है अगर दोनों हाउस एक रेजोल्यूशन पास करके इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दें। ठीक, इफ़ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन टू रिसेंबल ऑन डिफरेंट, देखो अगर मान लो कि जो पार्लियामेंट का हाउस है उसे सम्मन किया जाता है कि आपको रिसेंबल होना है डिफरेंट डेट्स पे। ठीक है, तो जो पीरियड ऑफ 6 वीक होगा वो जो बाद वाली जो हाउस है उसी के बेसिस पे उसी के बाद गिना जाएगा। देखो मान लो कि 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा हैं ही अपने यहाँ, पहले आई सेशन किसका हुआ? राज्यसभा का हुआ। ठीक है, राज्यसभा का सेशन खत्म हो गया, फिर हुआ लोकसभा का सेशन, लोकसभा का भी सेशन खत्म हो गया। अब 6 वीक का जो पीरियड होगा उसको कब से गिना जाएगा? तो ये जो लोकसभा का सेशन खत्म हुआ उसके बाद 6 वीक का पीरियड गिना जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। दिस मीन दैट द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन 6 मंथ एंड 6 वीक। ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब 2 हाउसेस के बीच में मैक्सिमम गैप कितने मंथ का हो सकता है? भाई 6 मंथ का हमें पता है, और ऑर्डिनेंस दोनों हाउसेस के सेशन के कितने दिनों तक सर्वाइव रहेगा? ठीक है, सर्वाइव करेगा तो 6 वीक तक। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम लाइफ ऑर्डिनेंस की कितनी हो सकती है? 6 मंथ एंड 6 वीक की। ठीक है, किस केस में? अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता। ठीक, अब अगर ऑर्डिनेंस को ऐसे लैप्स हो जाने दिया जाता है बिना पार्लियामेंट के सामने रखे, ठीक, तो जो एक्ट डन एंड कंप्लीटेड अंडर इट बिफोर इट सीज टू ऑपरेट रिमेन फुली वैलिड। देखो ऑर्डिनेंस अलाउ किया गया,
अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर द, देखो ऑर्डिनेंस को जो पार्लियामेंट है उसके सामने नहीं रखा गया 6 वीक बाद। उसके बाद जब दोनों पार्लियामेंट का सेशन हो गया तो लेटर जो सबसे बाद में जिसका सेशन हुआ है उसके 6 वीक बाद ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये काम किए गए ना अंडर ऑर्डिनेंस इस 6 वीक के पीरियड में वो वैलिड एंड इफेक्टिव माने जाएंगे, ठीक। अब देखो प्रेसिडेंट चाहे तो वो भी विदड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस को किसी भी समय, लेकिन ये जो इसकी पावर है ना ऑर्डिनेंस मेकिंग की वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। और इसको प्रोमलगेट करना है, विदड्रॉ करना है केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। मतलब जो ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करता है ना खुद की मर्जी से नहीं करता है, ठीक है। या विदड्रॉ करना हुआ तो ये खुद की मर्जी से नहीं कर पाएगा, ये किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे सारी चीज़ें करता है, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव दैट इट मे कम इनटू फोर्स फ्रॉम बैकडेट, ठीक है। ऑर्डिनेंस होता है जैसे कोई अदर लेजिस्लेशन होता है ना कि रेट्रोस्पेक्टिव भी काम कर सकता है, ठीक है। कि मान लो आज ऑर्डिनेंस आज 28 तारीख है, आज से ऑर्डिनेंस 28 जून को मान लो लगा, ठीक है। तो 28 जून को ऑर्डिनेंस अगर लगा तो हो सकता है कि इसके प्रोविज़न जो हैं वो 20 जून से ही अप्लाई, ठीक है। मतलब ला तो अभी बना है लेकिन इसको अप्लाई काफ़ी 1 साल पहले से मान लो कर लेंगे, पिछली डेट से करेंगे, तो यही रिट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं, ठीक है। इसी को रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। तो ऑर्डिनेंस जैसे अदर लेजिस्लेशन होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव यूज हो सकता है, ठीक है। ये फोर्स फ्रॉम बैक डेट्स मतलब पहले जब ऑर्डिनेंस बना उससे पहले के दिनों से ही फोर्स में लाया जा सकता है इसको। इसे मॉडिफाई या रिपील किया जा सकता है पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू या किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू। देखो ये चाहे तो अल्टर कर सकता है, अमेंड कर सकता है टैक्स लॉ को भी, ठीक। हालांकि ऑर्डिनेंस इशू करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं किया जा सकता। अब द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज रेदर unusual and not found in a most of the democratic constitution of the world including that of USA and UK। देखो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना प्रेसिडेंट की अपने यहाँ ये काफ़ी यूनिक सा है, किसी और अदर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा ऑर्डिनेंस मेकिंग का पावर नहीं मिलता है, चाहे यूएसए हो चाहे यूके हो। इसके जस्टिफिकेशन को लेकर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि जो ऑर्डिनेंस इशू करने का मैकेनिज्म है ना इसका मेन काम क्या है कि ये कहीं ना कहीं इनेबल करता है, एग्जीक्यूटिव को पावर देता है कि किसी स्टूडेंट या फिर इमीडिएट कंडीशन में जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत हो तो ये कर पाए। इट मस्ट बी सर्टिफाइड हियर दैट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट कनेक्शन विद द नेशनल इमरजेंसी इनविजाज। देखो और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की ना उसका कोई ऐसा नहीं है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, तभी वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक। नॉट नेसेसरी कनेक्शन विद नेशनल इमरजेंसी इन विसाइड, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज नो वॉर। देखो अगर कोई वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं है फिर भी उस टाइम भी या फिर आर्म्ड रेबेलियन नहीं है उस टाइम भी प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक। अब देखो रूल ऑफ लोकसभा रिक्वायर्स दैट व्हेनेवर अ बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस दैट हैव नेसेसिटेटेड इमीडिएट लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंस शुड आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस। देखो मान लो कि क्या हुआ कि ऑर्डिनेंस इशू हुआ था, ठीक है, बाद में पार्लियामेंट बैठती है, पार्लियामेंट किसी बिल को रखती है जो कि उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब वो जब बिल रखा जाएगा तो उसके साथ में ये भी रखा जाएगा कि क्या कंडीशन थी उस टाइम आपको ऑर्डिनेंस लगाने की, इसको भी जस्टिफाई करो, तो उस चीज़ को भी साथ में रखा जाएगा, ठीक। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर क्या बोला कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इन डीसी वाधा केस इज वर्थ मेंशनिंग है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटिंग टू ऑर्डिनेंस, देखो Supreme Court judgment related to the ordinance making power of the governor in the DC वाधवा केस इज वर्थ मेंशनिंग हियर। इन दैट केस देखो DC वाधवा केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से ही था गवर्नर के। इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि 1967 से 1981 के बीच में गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है, जो बिहार के गवर्नर थे उन्होंने 256 ऑर्डिनेंस लगाया, इशू किया। और ये जो ऑर्डिनेंस फोर्स में रहे ना वो
1 to 14 ईयर्स के टाइम पीरियड तक रहे। ठीक है, टाइम टू टाइम जो है इन्हें प्रोमलगेट करके वो 1 से लेके 14 साल तक लगभग फोर्स में रहे। कोर्ट ने रूल दिया कि जो सक्सेसिव प्रोमलगेशन है, मतलब आपने एक बार ऑर्डिनेंस इशू किया, उसके बाद फिर दोबारा इशू कर दिया, फिर दोबारा इशू कर दिया, ठीक है, तो सक्सेसिव रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विद द सेम टेक्स्ट, देखो एक ही ऑर्डिनेंस आपने बार बार इशू किया, ठीक है, ताकि आप जो असेंबली है ना वो जो बिल इशू करे उसको आप बाईपास कर सकें। ठीक है, मतलब आप कहीं ना कहीं जो असेंबली है, लेजिस्लेचर है, उसको आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको इसने क्या कहा कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और ऐसा ऑर्डिनेंस अगर इस चीज़ को कि भाई असेंबली को बाईपास करके हम एक ही ऑर्डिनेंस बार बार इशू करते रहेंगे, असेंबली से लॉ नहीं बनने देंगे, ठीक है, उसकी जगह हम ऑर्डिनेंस ही यूज़ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और इसे स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा डीसी वाधवा के केस में कि जो एक्सेप्शनल पावर है लॉ मेकिंग की थ्रू ऑर्डिनेंस, ठीक है, वो एज अ सब्सटीट्यूट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट, देखो सब्सटीट्यूट नहीं, इशू एज अ सब्सटीट्यूट इसे नहीं देखा जा सकता जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है, मतलब यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब ये है कि भैया देखो ऑर्डिनेंस की पावर भले आपको मिली है, लेकिन ऑर्डिनेंस का मतलब ये नहीं कि अब आप लेजिस्लेचर छोड़ के वहाँ पे बिल पास नहीं करवाएंगे, ऑर्डिनेंस के थ्रू ही धक्का-धक कानून बनवाते रहेंगे। ठीक है, अब देखो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की मेंशन है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो चाहे तो पार्डन ग्रांट कर सकता है किसी पर्सन को जो कहीं ना कहीं जिसका ट्रायल हुआ है, उसे कन्विक्ट कर दिया गया किसी ऑफेंस में। ठीक है, उन सारे केसों में जहाँ किस किस केसों में जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की है, तो उस केस में जहाँ पे उसे पनिशमेंट या सेंटेंस दी गई हो कोई ऐसा क्राइम करने में, क्राइम किया हो उसने जो कि यूनियन लॉ को वायलेट किया हो। ठीक है, यूनियन लॉ के अगेंस्ट में रहा हो, या फिर कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर सज़ा दी गई है तो वहाँ पे भी जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की काम आएगी। उसके बाद किसी आदमी को जान से सेंटेंस टू डेथ दे दिया है, ठीक है, आजीवन कारावास हुआ या सेंटेंस टू डेथ, मतलब आप उसे मार देंगे, लटका देंगे, ठीक है, हैंग कर देंगे, तो इस केस में भी पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, देखो जो पार्डनिंग पावर है ना वो जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है। प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, ये एक कोर्ट ऑफ अपील की तरह नहीं काम करता जब ये ऑर्डिनेंस, जब ये अपने पार्डनिंग पावर को एंजॉय करता है। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है कि इसके पीछे दो रीजन था कि ये कहीं ना कहीं अगर कोई जुडिशियल एरर हो गया है ना कोर्ट में, ठीक, कोई जुडिशियल एरर हो गया है तो उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, सेकंड कि रिलीफ प्रोवाइड कराया जा सके सेंटेंस से उस केसेस में जहां लगता है प्रेसिडेंट को कि जो सेंटेंस दिया गया ना काफ़ी हार्श है। अब देखो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन कौन सा हो गया, पार्डन हो गया, कम्यूटेशन हो गया, रिमिशन हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिप्राइव हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं पार्डनिंग पावर की। पार्डनिंग पावर में क्या होता है कि ये आदमी को दोष मुक्त कंप्लीटली कर देता है, जो सज़ा मिलनी थी वो भी ख़त्म कर दिया और जो उसके पास ऊपर जो चार्ज लगे थे क्राइम के उसको भी ख़त्म कर दिया, मतलब सज़ा भी ख़त्म कर दिया और जो कन्विक्ट हुआ था ना जिस केस में वो केस ही पूरा ख़त्म कर दिया। अब वो आदमी एकदम साफ सुथरा हो गया, सारे सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन से उसको फ्री कर दिया पार्डनिंग के केस में। कम्यूटेशन के केस में क्या होता है कि मान लो किसी आदमी को फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है, अब फांसी को कम्यूट करने का मतलब ये हुआ कि उस सज़ा को जो उसमें पनिशमेंट है ना, मतलब उस जान से मारने का पनिशमेंट हो गया फांसी पे, ठीक है, तो उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो कि भैया आपको फांसी की सज़ा मिली थी तो आप लो आजीवन कारावास झेल लो। ठीक है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया, ठीक है, अब उस डेथ सेंटेंस को बदल के इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, तो इसे कम्यूटेशन बोलेंगे। ठीक, सेकंड है रिमीजन। रिमीजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस का जो सेंटेंस
का जो पीरियड है ना उसे बस कम किया जाता है, जो सेंटेंस का करेक्टर रहता है उसे बदला नहीं जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी आदमी को 14 साल की सज़ा हुई। ठीक है, अब इसको जब लिमिट करेंगे ना तो 14 साल से घटा के इसको 7 साल कर देंगे। मतलब इसने समय तो कम कर दिया, लेकिन मान लो कि 14 साल की कड़ी सज़ा थी तो ये 7 साल की अब कड़ी सज़ा हो जाएगी। मतलब सज़ा कड़ी ही है, बस समय बदला है। तो ये होता है रिमीजन। फॉर एग्जाम्पल, ए सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मे बी लिमिटेड टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year। ठीक है, 2 साल की आपकी जो कठोर सज़ा को आपकी 1 साल की कठोर सज़ा में रिमिट कर दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखना है। रिस्पाइट क्या है कि किसी आदमी को जो सेंटेंस है वो छोटा कर देना कंपेयर टू ओरिजिनली जो उसे सेंटेंस मिला था। ठीक है, जैसे किस वजह से कि मान लो वो फिजिकली डिसेबल पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने कोई क्राइम किया है। ठीक है, तो अब उसको बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसको थोड़ा, जो उसको शुरुआत में हार्श पनिशमेंट तो मिला था, लेकिन उस हार्श पनिशमेंट को थोड़ा लेजर पनिशमेंट में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल है या प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक, अब आती है बात रिप्राइव की। ये कहीं ना कहीं जो सेंटेंस का एग्जीक्यूशन है, मान लो किसी को फांसी पे चढ़ाना हो, ठीक है, हैंग करना है, ठीक, तो ये स्टे लगा देता है फॉर टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, स्पेशली डेथ के केस में फॉर टेम्परेरी पीरियड। आपको याद होगा निर्भया केस में भी ये जो रिप्राइव है मांगी गई थी। इट पर्पस इज टू इनेबल द कन्विक्ट हैज टू, देखो इसका उद्देश्य क्या है कि ये कहीं ना कहीं जो कन्विक्ट है ना उसको टाइम देता है कि वो प्रेसिडेंट से पार्डन या कम्यूटेशन की अर्जी लगा सके। ठीक है, उस टाइम में जब तक कि उसे रिप्राइव मिला है। आर्टिकल 161 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर देता है। ठीक, लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसे भी हम देखेंगे। इसलिए गवर्नर के पास आल्सो पावर है पार्डन करने की, रिप्राइव करने की, रिस्पाइट करने की, रिविजन करने की, पनिशमेंट करने की, या सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट करने की। ठीक है, लेकिन देखो जो पार्डनिंग पावर है ना ये गवर्नर की, प्रेसिडेंट बेसिकली डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, लेकिन जो गवर्नर है ना वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। दूसरे और छोटे मोटे क्राइम को पार्डन कर सकता है। ठीक है, कि उसको कन्विक्शन से भी बरी कर दे और जो चार्जेस हैं उससे बरी कर दे। ठीक है, और सेंटेंस से भी बरी कर दे, बट ये डेथ केस में नहीं यूज़ कर सकता। अब देखो, बट द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर डिफर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर डिफर है किससे करता है? प्रेसिडेंट से। किस एरिया में? अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है ना वो कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड विद, जो कोर्ट मार्शल अगर कोई सज़ा देता है किसी को तो प्रेसिडेंट उसको भी पार्डन कर सकता है। ठीक है, जबकि गवर्नर नहीं कर सकता। दूसरा अलग इसलिए है कि जो प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, जबकि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ, मान लो कि कोई स्टेट लॉ है जिसने डेथ सेंटेंस प्रिस्क्राइब किया है किसी क्राइम पे, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं कि गवर्नर इसको पार्डन करेगा, पार्डन प्रेसिडेंट ही करेगा इस डेथ सेंटेंस को। द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट विद द गवर्नर। ठीक है, हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, देखो हालांकि जो गवर्नर है वो चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बोथ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट हैव कॉन्करेंट पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, जो किसी सज़ा को सस्पेंड करना है, रिमिट करना है, करना है, कम्यूटेशन है डेथ सेंटेंस का, इन सब पे जो पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट की सेम है। बस जो डेथ सेंटेंस है ना उसको पार्डन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास ही है, गवर्नर के पास नहीं है। केहर सिंह केस 1988 का है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किए यहाँ पे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को और कुछ प्रिंसिपल रखे। पहला कि जो पिटिशनर है, पिटिशनर फॉर मर्सी हैज़ नो राइट टू ओरल हियरिंग। जो पिटिशनर फॉर मर्सी है, मतलब जो मर्सी, जो माफ़ी मांगने के लिए पिटिशन जिसने रखी है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के सामने फेस टू फेस जाके मर्सी पिटिशन दायर करे। देखो भाई, फेस टू फेस जाएगा, ठीक है, अपने इमोशनली ब्लैकमेल कर दे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक ए व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। देखो प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा एविडेंस को एक बार अच्छे से एग्जामिन करेगा और वो अपना व्यू डिफरेंट भी रख सकता है कोर्ट से। ठीक है, जो पावर एक्सरसाइज की जाएगी ना, ये पार्डनिंग, ये जो पावर्स हैं बेसिकली, ठीक है, पार्डनिंग, रिमिट, रिस्पाइट, रिमीजन, कम्यूटेशन, ठीक है, ये सारी पावरें जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी वो यूनियन कैबिनेट
जो मिनिस्टर होते हैं ना काउंसिल यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे की जाएगी, ठीक है। यूनियन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक कोर में जो बॉडी होती है। देयर इज नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन वो बनाए कि प्रेसिडेंट को कैसे अपनी पावर एक्सरसाइज करना है, ठीक। द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट नॉट सब्जेक्ट टू, देखो जो पावर एक्सरसाइज करेगा प्रेसिडेंट वो किसी जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं है। केवल उसी जगह पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिसीजन थोड़ा इररिलेवेंट लगे, इरेशनल लगे, मैलाफाइड लगे, डिस्क्रिमिनेटरी लगे। मारू राम केस में क्या हुआ 1980 में, जो 3 and 5 था ना, इसके ऊपर जो ये केहर सिंह केस हुआ, 3 and 5 क्या था बेसिकली, तो पावर टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट अंडर एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, ठीक है। जो पावर प्रेसिडेंट इंजॉय करेगा ये पार्डनिंग पावर में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूनियन कैबिनेट के जो एडवाइस होगी उसी पे करेगा। और ये जो 5th वाला है कि प्रेसिडेंट को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है प्रेसिडेंट के डिसीजन को कुछ ग्राउंड पे, इररिलेवेंट, इरेशनल, मैलाफाइड एंड डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पे, इसे ऐड किया गया मारू राम केस 1980 के थ्रू, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पता है हमें। कॉन्सिक्वेंटली द प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेड, देखो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंट, ये भी पता है हमें। एग्जीक्यूटिव बीइंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इन अदर वर्ड प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हियर पावर एंड फंक्शन विद एड एंड एडवाइस। देखो प्रेसिडेंट अपना पावर एंड फंक्शन एंजॉय करेगा, वो कहीं ना कहीं एड एंड एडवाइस से एंजॉय करेगा, किसके, तो ये प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ समरी मतलब सम किया है ट्रू पोजीशन ऑफ, जो प्रेसिडेंट की ट्रू पोजीशन है ना उसको एक ही जगह पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसको सम करके समड अप किया है, मतलब उस पर कुछ अपने विचार रखे हैं जो ऐसे हैं कि द इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्लेस एट द हेड ऑफ यूनियन ए फंक्शनरी हु इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हेड पे, ठीक, इंडियन यूनियन के हेड पे एक फंक्शनरी की ज़रूरत होगी, जिसे क्या बोलेंगे हम, प्रेसिडेंट बोलेंगे। द टाइटल ऑफ द फंक्शनरी रिमाइंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, देखो जो टाइटल होगा इसको प्रेसिडेंट ही बोलेंगे जैसे यूएसए में बोलते हैं, बट केवल नाम के अलावा और कुछ सिमिलर नहीं है यूएसए से, ठीक है, क्योंकि यूएसए में जो रियल एग्जीक्यूटिव वही होता है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बट बियॉन्ड द आइडेंटिटी ऑफ नेम देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलेंट इन अमेरिका एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर भी बहुत डिफरेंट है। हाँ, तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है और यूएसए का प्रेसिडेंट है, दोनों का नेम भले ही सेम हो बट नेम के अलावा और कुछ इसमें सिमिलर नहीं है, ठीक है। द अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो अमेरिका में जो फॉर्म की गवर्नमेंट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका, ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका का, वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, चीफ हेड है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी के अंदर होता है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है ना वो यूके के जो किंग हैं होते हैं, ठीक है, हालांकि वहाँ मोनार्की है जो हेड ऑफ स्टेट होता है, बट हमारे यहाँ रिपब्लिकन है, चुना जाता है हेड ऑफ स्टेट, भले इनडायरेक्टली चुना जाता है, तो उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किंग की है ना उसके बराबर है, ठीक। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड है बट एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं है। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन, ये रिप्रेजेंट करता है हर एक जगह पे नेशन को, ठीक है, हर एक जगह पे इसी के मोहर लगते हैं, बट ये नेशन को रूल नहीं करता। ही इज़ द सिंबल ऑफ द नेशन, ही इज़ द सिंबल ऑफ द नेशन, नेशन का सिंबल है, ठीक है, लेकिन ही अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर उसकी पोजीशन देखें ना तो बस एक ही सेरेमोनियल पोस्ट है, ठीक है, बेसिकली इसके सील का ही वैल्यू है। कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा कंट्री का तो इसके सील के हिसाब से ही लिया जाएगा जी, ठीक है, जिस पे ठप्पा लगा दिया भाई वो डिसीजन हो गया। ही इज जनरली बाउंड बाय द एडवाइस, देखो लेकिन ये इसका जो डिसीजन होता है ना ये खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बाउंड होता है, ये खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसे जो कुछ भी करना होगा
वो एडवाइस से ही करना होगा। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वो चाहे तो सेक्रेटरी को किसी भी टाइम डिसमिस कर सकता है, ठीक, एनी सेक्रेटरी एट एनी टाइम, ठीक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ नो पावर टू डू सो लॉन्ग एज हिज मिनिस्टर कमांड द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उन्हें रिमूव नहीं कर सकता, कब तक, जब तक कि उन्हें पार्लियामेंट की मेजोरिटी मिली हुई है। इन एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन प्रेसिडेंट, देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन देखें प्रेसिडेंट की तो उसके लिए कुछ आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेंशन है किसमें, 53, 74, 75 में। आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के अंदर होगी, और एग्जीक्यूटिव पावर जो प्रेसिडेंट इंजॉय करेगा, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव पावर जो इंजॉय करेगा प्रेसिडेंट, चाहे वो डायरेक्टली करे या कोई ऑफिसर इसके द्वारा अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही इंजॉय करेगा, ठीक। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी प्रेसिडेंट की, यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के अंदर होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट में निहित होगी, ठीक। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर चाहे तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट इंजॉय करे या कोई ऑफिसर उसके द्वारा अपॉइंट किया गया है उसके थ्रू इंजॉय करे, ठीक है, बट ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से होना चाहिए। आर्टिकल 53 ये बोलता है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, जिनका काम क्या होगा, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो इन्हीं के अकाउंट जो एडवाइस है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। और यही जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ का, उसका फाउंडेशन है। मतलब यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में क्या होता है, इंदिरा जी इसे इनेक्ट करती हैं। इसने क्या किया, कहा कि जो प्रेसिडेंट होगा ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बोलती है उसकी एडवाइस से बाउंड होगा, ठीक है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 एक्ट इनेक्ट होता है जनता पार्टी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं ऑथराइज किया प्रेसिडेंट को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये चाहे तो मैटर दोबारा भेज सकता है कि आप इसको रिकन्सीडर करो, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ना उसको उसी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसी के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा उसको रिकन्सीडर करके बिल दोबारा भेजते हैं, ठीक है, तो उन्हीं की बात माननी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इन अदर वर्ड द प्रेसिडेंट में रिटर्न अ मैटर वंस फॉर कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी मैटर को दोबारा भेज सकता है कि भैया आप इस पर रिकन्सीडर करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा रिकन्सीडर करके भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी, बाइंडिंग होगा। 1997 में क्या होता है कि कैबिनेट रिकमेंड करता है के आर नारायणन को कि आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो। अंडर आर्टिकल 356 उत्तर प्रदेश में आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बिल को रिटर्न कर देते हैं कि आप रिकन्सीडर करो कैबिनेट को, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो कैबिनेट है वो उस बिल को स्टॉप कर देती है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट रूल लगना होता है उत्तर प्रदेश में उसको नहीं लगता है। उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी लीड गवर्नमेंट कल्याण सिंह के अंदर जो थी उस बच जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब सितंबर 1998 की बात है, के आर नारायण प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि रिटर्न कर दिया कैबिनेट के रिकमेंडेशन को, ठीक। जैसे कैबिनेट ने कोई बिल पास करके भेजा और बिल का बेसिकली उद्देश्य क्या था कि प्रेसिडेंट रूल बिहार में इम्पोज करना था। के आर नारायणन ने बिल को रिटर्न कर दिया। कुछ मंथ बाद कैबिनेट ने दोबारा प्रेसिडेंट को बिल भेजा, दोबारा एडवाइस किया कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट रूल है उससे के आर नारायणन ने बिहार में लगाया इन 1999, ठीक है। अब देखो
प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में उसे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है, इसके पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। इसका मतलब ये होगा कि प्रेसिडेंट को जो अपना काम करना होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन है जब उसे प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे है कि कुछ कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब वो कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है, किस कंडीशन में वो डिस्क्रिशनरी पावर का अपने यूज कर सकता है, उसको हम देखते हैं। मान लो कि कोई पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, ठीक है, या फिर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर जो था वो ऑफिस में सडनली डाई हो गया है और उसका कोई सक्सेसर नहीं है। इस केस में ये प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो चाहे तो किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। सेकंड ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसाल करना है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस जो है, लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर पाती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो प्रेसिडेंट है ये इसका सोल डिस्क्रिशन है कि ये डिसॉल्व कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिसाल कर सकता है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात करें, अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी लॉस्ट कर देते हैं तो ये टोटली प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर देगा, ठीक। अब कुछ आर्टिकल रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट से, उसको हम एक बार देखते हैं। आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट किस में मेंशन है, आर्टिकल 52 याद रखना है, ठीक। उसके बाद 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में बताता है। 54 ये भी याद रखना है, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 इलेक्शन ऑफ कैसे होगा प्रेसिडेंट का, नहीं इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ये चीज़ बताता है, ठीक है। 54 55 किस तरह से इलेक्शन होगा ये चीज़ बताता है। 54 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को मेंशन करता है। 56 प्रेसिडेंट कितने टर्म तक ऑफिस में रह सकता है, ठीक है, ये चीज़ मेंशन करता है। 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, आप देख सकते हैं बट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 58 क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, नहीं इंपॉर्टेंट है। 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 60 ओथ और अफर्मेशन ऑफ बाय द प्रेसिडेंट, ओथ और अफर्मेशन लेगा प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना, यहीं पे हाईएस्ट टाइप की मेजोरिटी मेंशन थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ 2/3, ठीक है। 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब किस टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसकी ऑफिस को फिल करने के लिए। 65 वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, ठीक है। इसको आप बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, आर्टिकल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। 71 की बात करें तो ये इलेक्शन रिलेटेड मैटर है प्रेसिडेंट के, ठीक है। 72 वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन वाली, ठीक है, सस्पेंड, रिमिट कम्यूट इन सर्टेन केसेस। 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ओ प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 75 वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, हाँ इसी में मेंशन था, लोकसभा। 76 अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं इंपॉर्टेंट। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोगेशन डिसोल्यूशन। 111 असेंट ऑफ बिल पास बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, याद रखेंगे, असेंट ऑफ अ बिल टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट। 112 यूनियन बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब देखो कुछ प्रेसिडेंट के इलेक्शन 2022 में थे और किसी स्टेट के वोट के कितने वैल्यू थे, नहीं इंपॉर्टेंट है, आप नहीं रट सकते, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो कुछ बड़े बड़े स्टेट को या सबसे छोटे स्टेट को देख लें, ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज chapter number 18 which we have completed. Okay, so in next video we will see
chapter number 19, that is vice president. Okay, and this chapter, the vice president, is smaller because all the major provisions we have already dealt in president. So this chapter, that is chapter number 9, only give the reference that this will be applied as above. Okay, so थैंक यू. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं.